मैं पिछले कई दिनों से लगातार एलजी साहब के मनोभावों को समझने की कोशिश कर रहा था। व्यवस्था को, तंत्र को, शासन को चलाने के जो तरीके हैं, उसकी पृष्ठभूमि में जो हरकतें एलजी साहब कर रहे हैं, उसे भी समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा शासन या तो राजशाही से चलता रहा है या लोकशाही से चलता रहा है। फिर मन में सवाल आया कि राजशाही से दिल्ली को चलाने का अगर मंसूबा है एलजी साहब का, तो राजा के पेट से जन्मे नहीं, फिर कैसे राजा वो दिल्ली के। फिर सोचा लोकशाही विफल होती हुई दिख रही है, कारण कि एलजी साहब चुने हुए भी नहीं है, तो लोकशाही से भी वो दिल्ली को नहीं चला सकते। संविधान का कितना मान सम्मान उनके दिल में है, वो सौरभ भाई ने भी बताया आज इस सदन के पटल पे। उन्हें किसी ने समझा दिया कि इन दोनों के अलावा एक तीसरा रास्ता है, न राजशाही चलेगी, न लोकशाही चलेगी, तानाशाही चलेगी। ये तीसरा रास्ता किसी ने समझाया उनको। नतीजा ये कि लोकतंत्र में से एलजी साहब ने तंत्र निकाल के एलजी तंत्र बना लिया और सरेआम दिल्ली और देश के सामने एलजी तंत्र के जरिए लोक का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं जिन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है। मकसद है उन सवालों को पूछकर काम को रोक देना। मैंने उनके नोट्स पढ़े अध्यक्ष महोदय। एलजी साहब ने पूछा फिनलैंड क्यों? कुछ भाजपा के नेता कंफ्यूज हो गए। सौरभ भाई ने बताया वो फिनलैंड को थाईलैंड समझ बैठे थे। फिनलैंड क्यों? थोड़ा पढ़ लिख लिए होते भाजपा के नेता और एलजी साहब तो पता चल जाता कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्टडी है अध्यक्ष महोदय, वो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाओं में शुमार करती है, फहरिस्त में शामिल करती है। इसलिए फिनलैंड इसलिए कि प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जो फ्री एजुकेशन एक्सेस है फिनिश लोगों को, फिनलैंड के रहने वाले लोगों को, वो दुनिया के तमाम देशों में सबसे आला दर्जे की व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, पूरे फिनलैंड के अंदर जो स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग का मैकेनिज्म है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है, जहां हर शिक्षक को आजादी है अपनी क्लास के बच्चों को अपने तरीके से ग्रेड करने की। नतीजा कि बच्चे मार्क्स पाने की दौड़ में शामिल ना होके पढ़ने लिखने की, सीखने की दौड़ में शामिल होते हैं, जानने की दौड़ में शामिल होते हैं, लर्न करने पर उनका फोकस रहता है। इसलिए फिनलैंड। फिनलैंड साहब ने पूछा कि ट्रेनिंग से क्या निकलेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए आप, सीबीए करिए आप। मैं बहुत पहले अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हुआ करता था तो पढ़ता था कि बड़ा अटपटा होता है, कुछ क्वालिटेटिव चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सीबीए नहीं करनी चाहिए। मसलन अगर हम कहें, और ये सवाल एलजी साहब के लिए है, कि दिल्ली के जो महिलाएं हैं, दिल्ली की जो हमारी माएं हैं, बहनें हैं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें आप, आपके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो अध्यक्ष महोदय कोई पत्थर दिल ही होगा जो इस सवाल के ऊपर कहे कि नहीं, पहले ये जो मकसद आपने बताया है इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बताइए आप। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये सवाल पूछना। सीधे सीधे आपकी इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है। आप महिलाओं की सुरक्षा जैसे मसले पर इतने असंवेदनशील हैं कि आप पूछ रहे हैं कि इसमें नफा नुकसान, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है? नफा नुकसान पता करके बताओ, इसमें फायदा क्या है वो बताओ आप। जिंदगी एक्सचेंज बिजनेस नहीं होती है अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, बच्चों का भविष्य करने में क्या नफा नुकसान देखता है कोई माँ बाप? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कई मतलब बच्चे सब कुछ हैं माँ बाप के लिए,
पेट काट के माँ बाप पढ़ाते। मैं बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ हूं, आज आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूं क्योंकि पढ़ाया गया, मुझे लिखाया गया, पेट काट के माँ बाप ने पढ़ाया। कभी कोई माँ बाप नहीं सोचता कि आज बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूंगा, इसकी जरा एक बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेता हूं मैं, तब एडमिशन कराऊंगा अच्छे स्कूल में इसकी। कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता अध्यक्ष महोदय। मुझे याद है 2021 नवंबर के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को घसीट के चला रही थी, तब निगम के स्कूलों के कंटेक्स्ट में एक स्टेटमेंट आया था कि हम भी अपने निगम के टीचर्स को विदेश भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, जिसका पूरा खर्चा जो है वो निगम उठाएगी। तब तो किसी ने नहीं पूछा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के और राज्य की सरकारों के तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं अध्ययन करने के नाम पर, क्या सीख के आते हैं किसी ने नहीं पूछा। कौन सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी ने नहीं पूछा अध्यक्ष महोदय। जबकि 2017-18 के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक सिंगापुर गए थे अध्यक्ष महोदय। उस समय एक स्टडी हुई उन शिक्षकों को इंक्लूड करके कि भाई यहां से क्या लर्निंग लेकर आए शिक्षक। मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, वे शिक्षक जब लौटे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर तो वे वहां से फ्लिप्ड क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट सीख कर आए। सिंगापुर से जो लेसन प्लानिंग होती है बच्चों की, उसको कैसे रिडेवलप किया जाए, ये विधियां सीख कर आए वहां से। अध्यक्ष महोदय, गो मैड, गो मेक अ डिफरेंस जो प्रोजेक्ट था, उसके कॉन्सेप्ट सीख के आए, उसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंप्लीमेंट किया अध्यक्ष महोदय। जब शिक्षक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सिंगापुर गए और वहां से लौटे तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्टैब्लिश किया गया। ये अचीवमेंट्स हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में हासिल किए। और नतीजा यह रहा कि दिल्ली के 18 लाख बच्चों का, दिल्ली के नौनिहालों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो चला है। इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने को कह रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में दिल्ली के सरकारी स्कूल देश नहीं दुनिया के बेहतरीन सरकारी स्कूलों में हैं, जहां शानदार रिजल्ट्स आते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स के बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, बच्चे मेडिकल एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। अमीर और गरीब को इस शिक्षा व्यवस्था ने बराबर पे लाके खड़ा कर दिया अध्यक्ष महोदय। मुझे गर्व होता है जब मैं दिल्ली के बाहर लोगों को बताता हूं कि दिल्ली के अंदर एक आईआईटी दिल्ली है, जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़ता है और हमारे यहां एक दर्जी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। वो सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ता है। सरकार ऐसी होनी चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास किस्मत का दिया कम हो, जिसके पास भगवान का दिया कम हो, सरकार उसके लिए काम करिए। सरकार वो काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एलजी साहब रोक रहे हैं, अड़ंगा लटका रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं तो सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा कि परमपिता परमेश्वर एलजी साहब को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि अपने हुक्मरानों का आदेश तो एक तरफ वो दिल्ली के जो नौनिहाल हैं, जो उम्मीद से टकटकी लगाए आपकी ओर देख रहे हैं कि उनके शिक्षकों को आप फिनलैंड जाने देंगे, आप उन्हें जाने दें। मैं इस सदन के अंदर हमसे पहले जिन साथियों ने जो बातें रखी उनसे सहमत होते हुए अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के साथी सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव रखा, पूरा सदन उस प्रस्ताव के साथ है। मैं भी उस प्रस्ताव के साथ हूं, उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से जो एक मुश्त आवाज निकली है सदन के पटल से, वो एलजी साहब के पत्थर दिल तक पहुंचेगी, उनके कानों तक पहुंचेगी और इस बात को समझेंगे कि रोड़े अटकाना, अड़ंगे लगाना ये किसी के हक में नहीं, किसी के फायदे में नहीं है। लोकतंत्र को ऊपर रखिए, एलजी तंत्र को साइड में रखिए, संविधान का सम्मान करिए और दिल्ली सरकार को अपना सुर लय ताल लेकर काम करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।